नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए पॉलिटी एनसीईआरटी की ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसमें क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। यहां पर 50 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो सीटेट की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, यानी कि टॉप लेवल के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सेलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो होंगी, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, वो भी मैं आपको यहां पर बताकर चलूंगा। यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगी। पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। यहां पर करेक्ट आंसर पहला विकल्प होगा। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान क्या कहलाता है? अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत से संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च अदालत में जा सकता है, यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यही कहलाता है अपील प्रणाली। यहां पर आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? क्वेश्चन बड़ा ही लंबा है परंतु बहुत ही सरल है। ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा अनुच्छेद 15। जो अनुच्छेद 15 है ना, अनुच्छेद 15 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल के आधार पर या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 21 की, इसमें जीवन का अधिकार, जीवन का जो अधिकार है, हवा का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, ये सारा का सारा अधिकार अनुच्छेद 21 में समाहित किया गया है। जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। वहीं भेदभाव के खिलाफ किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 15 में है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? भारत के संविधान के द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए भारतीय संविधान में किस शब्द का उपयोग किया गया है? राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1, यानी कि आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये कथन कैसा है? करेक्ट कथन है। अगर मैं बात करूं किसकी, अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद जो 23 है उसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध, यानी कि शोषण के मुक्ति के अधिकार बताए गए। 23 में कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। ठीक है ना। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? वहीं अनुच्छेद 24 में कहा गया है बाल श्रम। किसके बारे में? बाल श्रम जो होता है, जो 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे आप फैक्ट्री में काम जोखिम भरे वाले नहीं करवा सकते हो। ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। वहीं 23 में कहा गया है बंधुआ मजदूरी नहीं करवा पाओगे, यानी कि ये शोषण से मुक्ति के अधिकार बताए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले स्टेटमेंट की। अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधित कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट कही गई है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही होंगे और सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। क्यों सबसे अधिक होती है? लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, गरीब और सामाजिक भेदभाव के कारण। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो दलित समाज की जो बेटियां हैं उनको स्कूल छोड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो स्कूल छोड़ती हैं, उनकी दर अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि उनको समाज का भेदभाव झेलना पड़ता है, गरीबी भी झेलनी पड़ती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, जब संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों की रूपरेखा स्पष्ट की गई है तो उस शासन प्रणाली को कहा जाता है। संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्ति स्पष्ट की गई है तो इस शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संघीय शासन प्रणाली। क्या कहते हैं? संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहता है, इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं, बहन माता पिता की संपत्ति में अपना हक मांगती है, फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान बिना उसकी अनुमति से बेच दिया, एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? फौजदारी कानून। अक्सर दो प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो फौजदारी से पूछा जाएगा, दूसरा दीवानी से पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको ये दोनों चीजें आपको समझा देता हूँ। फौजदारी जो कानून होते हैं ये कैसे कानून होते हैं? यानी कि ये अपराध वाले होते हैं, ये अपराध वाले मामले होते हैं। इनमें क्या क्या शामिल किया गया है? रेप करना या मारपीट करना, क्या करना? किसी को मारना या किसी की हत्या करना, अपहरण करना, ये सारे मामले अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? जो अपराध वाले मामले होते हैं जैसे रेप, मारपीट, हत्या, किसी का मर्डर करना, है ना, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये फौजदारी कानून में आते हैं। वहीं जो दीवानी कानून होता है जिसको सिविल लॉ के नाम से जानते हैं, इसमें निजी गलतियां होती हैं व्यक्ति की, ये कोई मर्डर वगैरह नहीं होता है, ना इसमें कोई अपराध होता है। जैसे आपको समझाता हूं, जैसे डिवोर्स, पति पत्नी का विच्छेद यानी कि डिवोर्स, ये कोई अपराध वाला मामला नहीं है, इसे बोलते हैं दीवानी कानून। ये किसका उदाहरण है? पहला विकल्प यहाँ पर है दीवानी का उदाहरण। दूसरा कैसा है? जो बहन है वो अपने माता पिता की संपत्ति में हक मांगती है, संपत्ति में हक मांगना या संपत्ति को बेच देना, ये सारे दीवानी में आते हैं, ये भी दीवानी का मामला हो जाएगा। फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान उसकी अनुमति के बगैर बेच दिया तो ये भी किस में आएगा? ये भी दीवानी में आएगा। परंतु कोई लड़की है उसको बस स्टॉप पर लड़कों का समूह तंग करता है, परेशान करता है, तो ये अपराध है। क्या है? ये अपराध है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर का विकल्प, फौजदारी कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, ये भी बात करेक्ट कही गई है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके करेक्ट दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक पुस्तक में स्त्रियों को चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं मेड के रूप में तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में है। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा जेंडर सशक्तिकरण का, जेंडर नाटकीकरण का, जेंडर रूढ़िवाद धारणा का या जेंडर समरूपता का। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जेंडर रूढ़िवाद धारणा। एग्जाम में एक क्वेश्चन जेंडर से संबंधित जरूर पूछा जाएगा, वो भी रूढ़िवाद धारणा से पूछा जाएगा। अक्सर महिलाओं के प्रति रूढ़िवाद धारणाएं बनी रहती हैं। जैसे सबसे पहले आप समझ लो रूढ़िवाद क्या होता है। ऐसी धारणाएं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं परंपरा के रूप में। जैसे महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, बहुत मृदु स्वभाव की होती हैं, रोने वाली होती हैं। ये क्या हैं? ये महिलाओं के प्रति कुछ रूढ़िवाद धारणाएं हैं जो कि समाज ने इनको विकसित किया है, ऐसी रूढ़िवाद धारणाओं को। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है कि महिलाएं खाना पकाने वाली होती हैं, महिलाएं बच्चों को पालन करने वाली होती हैं। ये क्या है? ये महिलाओं के प्रति रूढ़िवाद धारणा है।
परंतु पुरुषों के प्रति बहुत ही कम रूढ़िवादी धारणाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता ही दिया। जैसे जो घरेलू जो महिलाएं हैं, जैसे गृहिणियां हैं या घरेलू सहायिकाएं हैं, उनको मेड के रूप में, मेड का मतलब नौकर के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। जबकि जो पुरुष लोग हैं उनको अभियंता यानी कि हीरो और पायलट, पायलट के रूप में दिखाया गया है। यानी कि पुरुषों का वर्चस्व यहाँ पर अधिक दिखाया गया है, महिलाओं को नीचा दिखाया गया है, जो कि जेंडर रूढ़िवाद धारणा यहाँ पर बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 10, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। ये तो बात करेक्ट कही गई है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। ये भी करेक्ट है। जिन मुकदमों में जनता का अंतर्विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी के ऊपर न्यायाधीश का मन हुआ कि इसका जो हृदय है या अंतर्विवेक है वो एकदम टूट गया है, हिल गया है, तो उस पर वो जल्दी से निर्णय सुना दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है और ये दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी। ए बी 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है? नियमित रूप से चुनाव का आयोजन, करेक्ट होगा। निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। जागरूक जनमत यानी कि जागरूक जनता भी होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। समर्पित नौकरशाही, ये तो गलत है। नौकरशाही तो गलत होती ही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए बी सी। ए बी सी किसमें है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड विकल्प ए बी सी। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में 60% परिवार खेतीहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतीहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए आपको बताते हैं। भारत में 60%, ये गलत है। कितने प्रतिशत होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 4.6, यानी कि 54.6% जो जनसंख्या है, जनसंख्या नहीं, जो मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं। 54.5 आप इसको कह सकते हो लगभग। ठीक है ना, 60 यहाँ पर गलत दिया गया है, इसलिए पहला कथन यहाँ पर आपका गलत होगा और 2 आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, इसलिए बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये 2 कैसे सही हैं उसको आप सबसे पहले समझ लो। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसर हैं, यानी कि जो गांव होता है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहाँ आय के स्रोत कैसे होते? बहुत कम होते हैं। लोगों को काम जल्दी मिलता नहीं है गांव में, ठीक है ना, तभी काम मिलता है जब खेतों में कुछ काम होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, खेती करने के लिए किसी दूसरे स्थानों पर ये लोग चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं मजदूरी के चलते हुए। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में जो प्रचलित वेतन है उस वेतन से कम वेतन पर भी ये काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में राइट है? किसके बारे में? ग्रामीण भारत के जीवन के बारे में। भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं। ये तो गलत कहा गया है। क्या कहा गया है? हर 5 में से 4 बड़े किसान नहीं हैं, परंतु 5 में से 1 बड़ा हो सकता है। 5 में से दोस्तों 1 बड़ा हो सकता है, ना कि 4-5 में से 4 बड़े हो सकते हैं। ये गलत बात कही गई है। भारत में सिर्फ 20% शायद ही बड़े किसान हैं, आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में बताया गया है। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावारी नहीं मिलती है तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ से बार बार पूछा जाता है आत्महत्या किसान क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्जा नहीं चुका पाते हैं। कर्ज किन से ये लेते हैं? ये साहूकार से लेते हैं। जो बड़े बड़े जो होते हैं ना साहूकार लोग, उनसे ये कर लेते हैं। ये बैंकों से बहुत कम कर लेते हैं।
यहाँ पर कहा गया है छोटे किसान अपनी ऋण संबंधित जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत बोली गई है। मुख्यतः बैंकों पर, वो बैंक तो एक बार कर देगी, बार बार थोड़ी ना उनको ऋण देगा, है ना। तो एक बार मुश्किल से बैंक दे पाती है। ये लोग साहूकार बड़े बड़े जमींदारों से कर लेते हैं और ये कर दे नहीं पाते हैं। कर का मतलब ऋण लेते हैं उधार, ठीक है ना। इनको चुका नहीं पाते हैं, तो ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? पहला तो यहाँ पर गलत हो ही गया और यहाँ पर सी भी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि मुख्यतः बैंकों पर ये आश्रित नहीं रहते हैं, साहूकारों पर आश्रित रहते हैं। केवल बी यहाँ पर करेक्ट होगा, केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार व्यवस्था को चुना गया है? राष्ट्रपति एवं एकात्मक, ऐकिक, संसदीय एवं संघीय, राष्ट्रपति एवं संघीय, संसदीय एवं एकात्मक। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा संसदीय एवं संघीय जो शासन प्रणाली है भारत ने इसको अपनाया, संसदीय और संघीय। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं? सबसे पहले भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, समान धर्मों का पालन, लोगों द्वारा अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना। क्या पूछा है? विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं। इस क्वेश्चन को तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होना चाहिए आखिर विविधता क्या होती है। चलिए आपको बताते हैं। विविधता एक ऐसा शब्द है, एक सम्मानीय शब्द है, ना कि नकारात्मक है। विविधता कोई भी भेदभाव को नहीं दर्शाती है। सबसे पहले आपको याद कर लेना है, विविधता भेदभाव को नहीं दर्शाती है। विविधता किसको कहते हैं? जैसे लोगों के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन हो सकता है। ये क्या है? ये विविधता है। लोगों के जो भाषाएं हैं वो भी अलग हो सकती हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये भी क्या है? ये भी विविधता है। लोगों के जो पकवान है, जो भोजन है, वे भी अलग हो सकते हैं। ये क्या है? ये विविधता है। कपड़े भी अलग हो सकते हैं। ये क्या है? विविधता है। भाषाई क्षेत्र भी अलग हो सकते हैं। ये क्या है? विविधता है। तो यही विविधता कहलाती है। अब आते हैं विकल्पों पर। भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, ये क्या है? विविधता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये प्रभाव डालेगी, बिल्कुल डालेगी। समान धर्मों का पालन, अगर कोई व्यक्ति या संपूर्ण भारत जो है ये अगर समान धर्म को अपना ले, सिर्फ हिंदू धर्म को अपना ले, क्या ये विविधता कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। विविधता तभी कहलाएगी जो धर्म में विविधताएं हों, यानी कि कोई का धर्म अलग हो, कोई का धर्म अलग हो, यानी कि अलग अलग धर्म होंगे, तभी विविधता कहलाएगी। तो समान धर्मों का पालन ये विविधता का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा, पहला राइट होगा। लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठना, ये भी करेक्ट आंसर होगा। कोई लोग गुजरात में रहता वहाँ की भाषा अलग बोलता है, कोई बिहार में रहता वहाँ की भाषा अलग बोलता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हुए ना, वहाँ लोग भी अलग अलग हुए। खाना खाने का तरीका भी उन लोगों का अलग होगा, पहनावा भी अलग उन लोगों का होगा, बोलने की भाषा भी अलग अलग होगी। तो ये क्या होगा? ये विविधता होगी। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। बी को छोड़कर सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी यहाँ पर कौन सा होगा? ए और सी, 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है वक्तव्य ए और बी के आधार पर सही विकल्प चुनें। केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। केरल के जो लोग हैं यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा। ये भी बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है। दोनों कथन यहाँ पर कैसे होंगे? राइट हो जाएंगे और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। क्या करते हैं? सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? प्रतिनिधि के रूप में एक तंत्रीय, राजतंत्र या लोकतांत्रिक, लेसेस फेयर। करेक्ट आंसर होगा प्रतिनिधि के रूप में। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेसी सरकार है, उसी को प्रतिनिधि के रूप में आमतौर पर जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है
और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है, वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है, वह किस प्रकार का व्यापारी है? तो ये कैसा, ये थोक व्यापारी है। ठीक है ना, थोक व्यापारी है। तो ये सुबह जल्दी से उठ जाता है निर्मल, तो ये बहुत सारी बड़ी मात्रा में क्या करता है, सब्जियां खरीद लेता है और बाजार में इनको क्या करता है, बेच देता है। तो ये थोक व्यापारी कहलाता है। कैसा व्यापारी? थोक व्यापारी कहलाता है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर कहता है कि कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकारता है, विषय पर चर्चा के दौरान यहां पर कौन सा उदाहरण उपयुक्त माना जाएगा, आपको बताना है। किस टॉपिक पे है? समानता। समानता, ठीक है ना। विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़ा होना, खचाखच भरे हुए स्टेडियम में लोगों का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाना, सरकारी अस्पताल के सामने लोगों का पंक्तिवत खड़े होना, लोगों का सिनेमा की टिकट खरीदने के लिए पंक्तिवत खड़े होना। यहाँ पर आपको क्या करना है, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता को स्वीकारता है। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया वाला पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना। अब आपको यहाँ पर बताना है समानता को स्वीकारता है भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है समानता? ये बताया गया है आर्टिकल 14 में, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, समानता को स्वीकारता है। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर सच्चर ने, किसने? आर सच्चर ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक समिति बनाई थी, ठीक है ना। उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आर सच्चर ने उस समिति की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 21 संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ था? ये किस लिए शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कहता है कि अभिकथन और कारण से संबंधित है। कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों, विद्यालयों और कॉलेज महाविद्यालयों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। ऐसे कई राज्य हैं जो कि अल्पसंख्यकों के जो स्कूल या कॉलेज हैं उनकी आर्थिक मदद करते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। कारण भी बताया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद जो 29 है उसमें क्या बताया गया है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का संरक्षण, यानी कि सुरक्षा या अल्पसंख्यकों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बताया गया है। यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर है का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएं, असमानता या भेदभाव। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं वो व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं या उसके अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं उनको आगे बढ़ने से रोकता है, अवरुद्ध करता है। कौन? रूढ़िबद्ध धारणाएं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट कही गई है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये तो गलत यहाँ पर कहा गया है, बल्कि होती है उत्तरदायित्व। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्या बताता हूँ, कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। चलिए समझ लो आप एक बार। यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, उपाध्यक्ष,
कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री सारे के सारे कार्यपालिका में आ जाते हैं। वहीं विधायिका जिसको संसद बोलते हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, ये आपके आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको चीज मैं बताने वाला हूँ, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका की जवाबदेही को तय कौन करता है? विधायिका तय करती है। ठीक है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कौन करती है? कार्यपालिका इसको लागू करती है। अब आपको बताना है कानून कौन बनाता है और कानून को लागू कौन करता है। कानून बनाता है विधायिका, लागू कौन करता है? कार्यपालिका इसको लागू करता है। अब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड विकल्प होगा। चलिए आगे बात करेंगे। लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है। सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से गतिवाद यानी कि कोई चीज गति कर रही है, आप समझ सकते हो। लोकतंत्र कैसा है? एक गतिमान है, यानी कि निरंतर परिवर्तनशील कह सकते हो आप इसको। कैसे परिवर्तनशील है? नए नए कानून बनाए जाते हैं समय समय पर और नई नई योजनाएं भी लागू की जाती हैं, इसलिए लोकतंत्र कैसा है? गतिवाद है। ये बात करेक्ट कही गई है। विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन भी आयोजित किए जाते हैं समय समय पर, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर दोनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है, यह प्रातिनिधिक सरकार है, यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करती है। लोकतंत्र जो सरकार होती है वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा नहीं करती, ये बात गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए और बी होंगे। ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई है। निष्पक्ष रूप से मीडिया को स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। कारण, अधिकांश संचार माध्यमों मीडिया जैसे टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। जैसे जो बड़े बड़े जो क्या हैं, जो टेलीविजन में जो न्यूज़ आते हैं ना, संचार माध्यम से, मीडिया जैसे टीवी है, समाचार पत्र हैं, तो इन पर किनका स्वामित्व होता है? बड़े बड़े व्यापारिक या प्रतिष्ठानों का यहाँ पर स्वामित्व होता है। ये भी सही कहा गया है, परंतु कारण इसका सही नहीं है। कारण यहाँ पर सही नहीं है। कथन तो दोनों सही है, परंतु कारण यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है। शक्तियों के बंटवारे का, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व या भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। शक्तियों के बंटवारे का जो सिद्धांत है वो कहता है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात कैसी है? ये बात एकदम करेक्ट है। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व या भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ये भी सही कहा गया है। दोनों आपके यहाँ पर कैसे होंगे? दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, वही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट कहा गया है। धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है, ये गलत है। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वो सभी धर्मों को मानता है, कोई एक धर्म को विशिष्टता नहीं देता है, केवल एक धर्म का पालन करता है, नहीं, वो सभी धर्मों को समान मानता है। धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है, नहीं, ये भी यहाँ पर गलत होगा। केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अनुच्छेद 39
यहाँ पर 39 लिखा हुआ है, कितना, अनुच्छेद 39 कहता है कि, क्या कहता है, ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार के ऊपर सौंपा जाता है जो निर्धनता या निर्धन हो या गरीब हो या किसी कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, ये अनुच्छेद कितने में कहा गया है, 39 में कहा गया है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अन्यथा यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना 4-5 लोगों के साथ और वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।